हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, ये एक न्यूज एनालिसिस आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो भी मैं हॉट टॉपिक्स कवर करूँगा वो सारे आपके कहीं ना कहीं मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। और ये आपको एनालाइज करना है कि ये जो आंसर राइटिंग है जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो किस आंसर्स में आपको फिट करने हैं, या किस आंसर्स के लिए वो जो यहाँ पे हॉट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो कहाँ पे आपको आंसर राइटिंग में प्लेस करना है, ये आपको खुद एनालाइज करना है। मैं एक तरह से आपको नोट्स प्रिपेयर करके दे रहा हूँ उन हॉट टॉपिक के करंट अफेयर का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के। थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जो आज के डेट में बेसिकली बहुत चर्चित चर्चित विषय में के अंदर में आते हैं। तो आज का न्यूज़ शुरुआत करने के पहले देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा कही गई है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, देखिए बहुत से लोगों का क्या होता है ना कि जो आप आज के डेट में पढ़ रहे हैं मन भर जा रहा होगा, या पढ़ने का मन नहीं लग रहा होगा, या लग रहा है बहुत कठिन आपको लग रहा होगा। तो अगर ऐसा लग रहा है, जो इस दर्द को झेलते हैं, अगर आप नहीं झेल पा रहे हैं तो इस दर्द को झेलने का कोशिश करें। इस दर्द को आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने सपने देखे हैं उस सपने को हासिल करने के लिए ये जो दर्द है, ये दर्द बहुत ही छोटा है। अगर आप इस पे जीत हासिल कर लिए तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कामयाबी बहुत ही जल्द आप तक पहुंच जाएगी। तो इसी दर्द को झेलते रहिए, ताकि कल ये दर्द आपको सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यही दर्द आपका कल के डेट में जब आप कामयाबी हासिल करेंगे, जब आप एग्ज़ाम सेलेक्शन लेकर के जाएंगे, तो आप इसी को याद रखेंगे कि यही दर्द को मैंने बहुत अच्छे से इसको फेस ऑफ किया था, और यही दर्द को मेरे एक कामयाबी के रूप में मुझे मिली है। तो पढ़ाई जो है वो फोकस्ड वे में सब करते हुए चलिए, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो चीज़ें समझ रहे हैं उसको समझते हुए चलिए, कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हुए चलनी है। करेंट अफेयर की क्लासेस है, आपको इसमें रेगुलर बेसिस पे अपडेट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी लापरवाही नहीं ले सकते हैं। तो आपको रेगुलर बेसिस पे हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलना है। आप देख सकते हैं कि आज के डेट में बीपीएससी का जो एग्ज़ाम्स हो रहा है वो किस लेवल पे आपका अपग्रेड हो गया है। अब वन लाइनर्स के जो आपके सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहे हैं। अब डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको हर एक टॉपिक बहुत डिटेल्ड में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जा कर के आप उसके आंसर्स आप अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, अब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो वो तभी आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे उन सारे क्वेश्चंस को, जब वो पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो अच्छे से समझते हुए चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला न्यूज़। अभी रिसेंट में आप देख सकते हैं राम टेम्पल कॉन्सिक्रेशन को लेकर के बात हुई थी। ये कब हुआ है कॉन्सिक्रेशन? ये हुआ है 22 जनवरी को। देखिए, मेरी तरफ से जितने भी नोट्स आपको मिल रहे हैं वो सारे बाइलिंगुअल में मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको यहाँ पे स्लाइड्स जो है वो हिंदी में भी आपको अवेलेबल है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको क्विज़ भी होते हैं, पीडीएफ भी आपको मिलते हैं, रेगुलर क्लासेस के अपडेट्स भी वहीं पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। राम मंदिर प्रतिष्ठा की बात यहाँ पे कही जाए, देखिए पॉइंट बाय पॉइंट कितने अच्छे से मैंने सारे आंसर्स को यहाँ पे आपके सामने फ्रेम करके दिया हूँ, और इसी तरह से आप आंसर्स करेंगे जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही और टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। इस साल जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा हुई थी, राम मंदिर की कॉन्सिक्रेशन जो हुई थी, इसमें बहुत सारे स्टेट जो है, हम लोग मॉर्निंग वाले करंट अफेयर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुत सारे स्टेट जो है उन्होंने क्या कर दिया है, इसको हॉलीडे के रूप में अनाउंस कर दिया था कि पब्लिक हॉलीडे है 22 तारीख को। और बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उसमें यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हाफ डे ऑफ कर दिया गया था। ठीक है, तो सरकारी कर्मचारी को आधे दिन की छुट्टी कर दी गई थी। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो केंद्र सरकार के सभी कार्यालय दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहे हैं। कई राज्यों ने भी 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसको ड्राई डे के रूप में इसको बेसिकली अनाउंस कर दिया है बहुत सारे राज्यों ने। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। पब्लिक सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया था, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, आरआरबीज हो गए, पूरे देश भर में इसको क्या कर दिया गया था, हाफ डे घोषित कर दिया गया था, आधे दिन के लिए बंद कर दिया गया था। ठीक, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान और उसके स्कूल भी 2:30 बजे तक आधे दिन के लिए बंद रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे रिमेन क्लोज फॉर हाफ डे तक। ये भी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, ये आपके हाफ डे तक 2:30 बजे तक बंद रहे थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, एनएसई आप समझ सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों यहाँ पे ट्रेडिंग हॉलीडे यहाँ पे आपको ऑब्जर्व किया गया था इनके द्वारा। चलिए बताइएगा दोनों में डिफरेंसेस क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनएसई एंड बीएसई। ये पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस मेरे तरफ से आपसे हमेशा पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है कि मेरे क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलेंगे, हर वीडियोस में मिलेंगे, और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अपना करके ज़रूर बताइएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा, दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये ज़रूर मुझे जानना है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। और आप जितना ज़्यादा सर्च कीजिएगा उतना आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आप खुद से सर्च कर रहे हैं वो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको देता हूँ ताकि आप खुद से सर्च करें और आंसर फिर कमेंट सेक्शन में करें। ठीक है, जितने लोग नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट लीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर करने का, और जो आंसर कर रहे हैं इनकेस अगर उनका आंसर गलत लग रहा है तो उसको करेक्ट भी कीजिए। ठीक है, तो राम मंदिर कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी 22 जनवरी को यहाँ पे हुआ है, और उसमें बहुत सारी संस्थाएं जो हैं, बहुत सारे स्टेट्स ने मैक्सिमम आपका हाफ डे तक लीव रखा था या पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिए थे मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स ने। अयोध्या राम टेम्पल की अगर हम लोग बात करें तो अयोध्या राम टेम्पल जो है 3 स्टोरी टेम्पल है, जो ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया है, जिसको नागरा स्टाइल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, नागर शैली में इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। निर्माण में मकराना संगमरमर, याद रखिएगा, मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर तथा रंगीन संगमरमर का उपयोग यहाँ पे किया गया है। देख सकते हैं मकराना मार्बल, पिंक सैंडस्टोन, ग्रेनाइट सैंडस्टोन एंड कलर्ड मार्बल यहाँ पे यूज़ किया गया है यहाँ पे अयोध्या राम मंदिर को कंस्ट्रक्ट करने में। आयरन हैज़ नॉट बीन यूज्ड एनीवेयर, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन की निर्माण में कहीं पे भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे इस पॉइंट में बताई जा रही है, पूरे निर्माण में अयोध्या राम मंदिर में कहीं पे भी लोहा का यूज़ नहीं किया गया है। जो भी यूज़ किया गया है मकराना संगमरमर, गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, रंगीन संगमरमर का यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। मुख्य गर्भगृह में रामलला की मूर्तियाँ हैं, देख सकते हैं जो मेन जो गर्भगृह है, साथ ही रंग मंडप और नृत्य मंडप सहित कई मंडप भी वहाँ पे बनाए गए हैं। तो मेन जो गर्भगृह है वहाँ पे मूर्ति रखी गई है राम जी की, और साथ ही बहुत सारे मंडप्स भी हैं जिसमें रंग मंडप हो गया, नृत्य मंडप हो गया, वो भी आपको अयोध्या राम मंदिर के अंदर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं अयोध्या राम मंदिर के बारे में 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। 3 स्टोरी बिल्डिंग है, कौन कौन चीज़ों का यूज़ किया गया इसको निर्माण करने में, आयरन का यूज़ नहीं किया गया, और कहाँ पे राम मंदिर मूर्ति रखी है, राम लल्ला जी की मूर्ति रखी हुई है कहाँ पे, वो भी मैंने आपको इस पॉइंट में मेंशन कर दिया है। ठीक है, चलिए एनएसई के बारे में, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ था, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज दे देता हूँ, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या हो गया, ये एक फाइनेंशियल मार्केट है, और इंडिया का सबसे बड़ा ये फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे ट्रेडिंग होता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था, 1992। कुछ याद आ रहा है 1992 से, 1992 से कुछ याद आ रहा है, सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। 1992 ही वह साल था जब भारत एकदम क्या होने वाला था, जहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के कगार पे पहुँच गया था हमारा प्यारा भारत। चलिए एक क्वेश्चन और, भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल किस साल लगा है बताइएगा।
क्वेश्चन है आपसे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पूछ लिया मैंने। फाइनेंशियल इमरजेंसी मुझे बताइए, वित्तीय आपातकाल किस वर्ष भारत में लगा था, ये आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे इंतज़ार रहेगा जिन जिन लोगों ने जो लोग आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। ये मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसका आंसर दे। अगर आप पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, स्टैटिक पोर्शन अगर आपका इकोनॉमी का, अगर आपने एनसीईआरटी क्लास 11 का अच्छे से पढ़ा होगा, क्लास 11 का एनसीईआरटी, तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। या पॉलिटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो 1992 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था और एक परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक बाजार के रूप में ये विकसित हुआ था। ठीक है, 1992 के पहले इंडिया ने अपनी कभी बाउंड्री जो है ओपन ही नहीं की थी। वहाँ पे जो भी बेसिकली होता था इंडिया में, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल सब इंडिया में होता था, बाहर के लोग कोई निवेश नहीं किए थे। 1992 के बाद चीज़ें बदली हैं। एमएनसीज वगैरह जो आज के डेट में आप देख रहे हैं, ये 1992 के बाद का सीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक का क्लास 11 का बुक जरूर पढ़िएगा, वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होते हुए चलेगी और डिटेल में। तो भारत में आधुनिक और पूर्णतः स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रदान करने वाला पहला एक्सचेंज था। देख सकते हैं, फर्स्ट एक्सचेंज इन इंडिया, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट एक्सचेंज इन इंडिया है जो पूरी तरह से मॉडर्न फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कराता है। ठीक है, लार्जेस्ट प्राइवेट वाइड एरिया नेटवर्क है, ध्यान समझ सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है लार्जेस्ट प्राइवेट वाइड एरिया नेटवर्क है भारत का। और निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 ये इंडेक्स है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर आधारित है। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 सुना होगा आप लोगों ने, कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसका इंडेक्स जो है वो एनएससी का ही इंडेक्स है। ठीक है, थोड़ा सा 3-4 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका आंसर और अच्छे से एनएससी और बीएससी में डिफरेंस बताना। ठीक है, आइए, ये था पूरा पहला न्यूज़ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। दूसरा यहाँ पे आते हैं न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीष्म क्यूब। इसके बारे में हम लोगों ने मॉर्निंग वाले करंट अफेयर में कल भी हम लोगों ने कवर किया था। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे भी बेसिकली क्यों न्यूज़ में बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छे से इसको समझिएगा। भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री। मैत्री कहीं सुना है, मैत्री स्कीम आप लोगों ने पढ़ाया है मैंने इसको। ठीक है, कोरोना काल में ये मैत्री इनिशिएटिव यहाँ पे भारत के द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भीष्मा जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो भारत भीष्मा, भीष्मा आप देख सकते हैं। तो एक बेसिकली स्टेट ऑफ आर्ट मोबाइल हॉस्पिटल है। ये क्या है, एक मोबाइल हॉस्पिटल है जहाँ पे बेसिकली इसको कहाँ पे डिप्लॉय किया गया, अयोध्या में डिप्लॉय किया गया। ये इसको कहाँ पे बेसिकली इसका हिस्सा बना है, तो ये अयोध्या में स्थित है। एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है जो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का हिस्सा है। आरोग्य मैत्री का हिस्सा, याद रखिएगा, आरोग्य मैत्री मोबाइल हॉस्पिटल मतलब कि छोटा सा आप देख सकते हैं एक चैम्बर्स के रूप में ये आपका बेसिकली भीष्मा क्यूब जिसको कहा जाता है, वो बेसिकली अयोध्या में इसको इंस्टॉल किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन के दौरान एक चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में जीवन रक्षक के रूप में उभर कर गया है। मतलब आप देख सकते हैं राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हो रहा था 22 तारीख को अयोध्या में, तो उसी टाइम पे ही लाइफ सेवर के रूप में मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन में अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो उस केस में ये बहुत ही क्रूशियल वे में उभर करके आया है अयोध्या में। ठीक है, देख सकते हैं ये इस तरह का रहता है, छोटा सा चैम्बर रहता है, उसी में ही बेसिकली इसका पूरा सेटअप रहता है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मुझे बताइएगा। अभी अयोध्या में एक पर्सन की लाइफ बचाई गई है इसी मोबाइल हॉस्पिटल में, उनका नाम बताना है। मॉर्निंग वाले करंट अफेयर में मैंने उनका नाम आप लोग को बताया है, तो अगर आपने वो करंट अफेयर बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको वो नाम जरूर याद होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। करंट अफेयर मॉर्निंग वाले यानी आज नहीं, कल वाले या परसों वाले करंट अफेयर में हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आरोग्य मैत्री जो है, ये प्रोजेक्ट जो है, ये बेसिकली भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया था
कि जो भी दूसरे देश है जहाँ पे मेडिकल रिसोर्सेज की कमी हो गई थी कोरोना काल में, वैक्सीन की कमी हो गई थी, तो भारत इसी प्रोजेक्ट के तहत क्या किया था कि लोगों को इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते जहाँ पे कमी हो गई थी वहाँ पे सप्लाई किया था। ठीक है, तो आरोग्य मैत्री परियोजना में भारत प्राकृतिक आपदाओं व मानवीय संकटों के प्रभाव का सामना करने वाले किसी भी विकासशील देश को महत्वपूर्ण चिकित्सा संसाधनों की आपूर्ति करना शामिल है। भीष्मा क्यूब को त्वरित प्रतिक्रिया और समग्र देखभाल पर बल देते हुए 200 हताहतों के उपचार के लिए तैयार किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 कैजुअलिटीज़ तक ये क्या कर सकता है, चीज़ों को मेंटेन कर सकता है, कवर कर सकता है। 200 कैजुअलिटीज़ अगर होती है तो उसके तुरंत रैपिड रिएक्शन, रैपिड रिस्पॉन्स ये बेसिकली भीष्म क्यूब के द्वारा दिया गया है कि ये उसको कवर कर लेगा, उनको ट्रीट करेगा, उनको ट्रीटमेंट जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देगा इमरजेंसी पर्पस पे। ठीक है, ये जो सहायता है क्यूब के द्वारा जो दिया जा रहा है, ये बहुत ही इनोवेटिव टूल्स को की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि कोई भी डिजास्टर हो, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स इनके द्वारा बहुत बढ़ोतरी की जाए। एक मेडिकल सपोर्ट के रूप में इमरजेंसीज़ में, बहुत जगह इमरजेंसीज में किट नहीं होता, अस्पताल बहुत दूर होते हैं, उस केस में अगर उस एरिया पे ये भीष्म क्यूब है तो वहाँ पे लोगों की जान बचाई जा सकती है इसके थ्रू। तो एक मेडिकल सपोर्ट कम से कम प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि अस्पताल तक ले जाने में उनको एक केयर मिलता हुआ चले, एक सपोर्ट मिलता हुआ चले। तो उस चीज़ को लेकर के इसको बेसिकली इंस्टॉल किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स भी है जो फैसिलिटेट करता है मॉनिटरिंग करने में और एक मैनेजमेंट, मेडिकल सर्विस को मैनेज करने में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रभावी समन्वय है, वास्तविक समय की निगरानी और कुशल प्रबंधन को संगम बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा एनालिटिक्स का एकीकृत करता है। भीष्म क्यूब की सफलता आपात स्थिति के दौरान तत्काल और प्रभावी, देख सकते हैं तत्काल यानी इमरजेंसी और तुरंत ये चिकित्सा सहायता प्रदान करने में मोबाइल अस्पताल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, मेडिकल असिस्टेंस दे रहा है इमीडिएट और इफेक्टिव तरीके से इमरजेंसीज के दौरान। इसीलिए ये भीष्म क्यूब को यहाँ पे निकाला गया है। किस प्रोजेक्ट के अंदर में है ये बेसिकली आरोग्य मैत्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो न्यूज़ है ये बिहार से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का पार्ट है, बिहार की इकोनॉमी का थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, यहाँ पे हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा अप्रूव किया गया है इस स्कीम को ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता दिया जा सके। किनको? 2 लाख, कितना का? 2 लाख का। कितने लोगों को? 9.4 मिलियन पुअर फैमिलीज को। मिलियन यानी 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो 9.4 मिलियंस मतलब कितने हो गए ये आपके 94 लाख लोगों करीब परिवार को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी खुद में स्वयं स्वयं यहाँ पे उनके द्वारा जो रोजगार है उसके अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक परिवारों को, प्रत्येक परिवारों को 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत ध्यान रहेगा। थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए यहाँ पे वित्तीय सहायता दिया जाएगा इस उद्यमी योजना के तहत। ठीक है, ये बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया है और ये जो अप्रूवल किया गया है बिहार लघु, देखिए कितना डिटेल में मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ इस स्लाइड में आपको समझा रहा हूँ ताकि इसी तरह से आप अगर कहीं पे भी इसके बारे में लिखें या इसके बारे में कहीं पे भी आपसे बिहार डेवलपमेंट को लेकर के या रिसेंट स्कीम्स के बारे में पूछा जाए तो आप यहाँ पे ये सारे स्कीम्स जो हैं लघु उद्यमी योजना के बारे में वहाँ पे अपने आंसर्स राइटिंग में लिख सकते हैं। और इसी तरह से पॉइंट वाइज पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेगा और उनको जो एग्जामिनर है जो बेसिकली जो चेक करेंगे वो उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आप इस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे अपने आंसर्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छोटे इंटरप्रेन्योर जो लोग हैं, ठीक है, बिहार स्मॉल इंटरप्रेन्योर स्कीम जो है वो 18 प्रपोजल
आप देख सकते हैं 18 प्रपोजलों में से एक डिफरेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है, और जो कि चेयर किसके द्वारा किया गया था, नीतीश कुमार जी के द्वारा चेयर किया गया था, और फिर इसको अप्रूव किया गया। इस अप्रूवल में ये यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्कीम जो है वो 5 साल तक रहेगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष तक चलने वाली इस योजना का लक्ष्य जो है 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिनकी मासिक आय, देखिए किन लोगों को ये किन लोगों को ये सहायता मिलेगा, ये उद्यमी योजना किन लोगों को मिलेगा, जिसका मासिक आय यानी महीने की कमाई जो है वो सिर्फ 6,000 रुपये प्रति माह से या उससे कम है, उन्हीं लोगों को ये योजना का लाभ मिल पाएगा, और उन्हीं लोगों को 2-2 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो अपना बिजनेस कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य उद्योग विभाग इस योजना को लागू करेगा, और लाभार्थियों का चयन जो है कंप्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। आप देख सकते हैं जो सिलेक्शन जो होगा वो कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हो जाएगा, और ये स्टेट जो है, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, और उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेगी जो बेसिकली एलिजिबल होंगे, यानी जिसका मासिक आय 6,000 या उससे कम है महीने का, उन्हीं लोगों को ये योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पे बोला गया, देखिए क्या क्या बोला गया, क्या क्या कंडीशन, इसको ध्यान से समझते हुए चलेगा। एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द पुअर फैमिली विल बी प्रोवाइडेड ग्रांट अप टू 2 लाख इन 3 इंस्टॉलमेंट। परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को ये 2 लाख रुपए मिलेगा, वो भी इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। कितने इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, ताकि वो अपना छोटा बिजनेस जो है वो उसको स्टार्ट कर सकें। जैसे कौन कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे वो कम से कम जैसे हस्तशिल्प का हो गया, कपड़ा का हो गया, सैलून का हो गया, भोजनालय का हो गया, जैसे छोटे औद्योगिक का ये बेसिकली वो स्थापित कर सके, और उसको चलाने के लिए 3 किस्तों में ये बेसिकली 2 लाख रुपए उनको दिया जाएगा सरकार की तरफ से। कैबिनेट ने 9.79 करोड़ के अनुमानित वार्षिक व्यय को मंजूरी दी है। देख सकते हैं कैबिनेट के द्वारा जो एस्टिमेटेड जो खर्च जो उनके तरफ से जो कहा गया है, वो बेसिकली 9.79 करोड़ रुपए वो बेसिकली खर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया जाएगा फाइनेंशियल एड के रूप में। स्टूडेंट्स को भी ये प्रोवाइड किया जाएगा जो बेसिकली EBS कैटेगरी से आते हैं, जो बेसिकली सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम के लिए, देखिए मेंस एग्जाम की बात कही जा रही है, मेंस एग्जाम, प्रीलिम्स की बात नहीं कही जा रही। जैसे अभी एक स्कीम, चलिए एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अभी कुछ 2-3 साल पहले लड़कियों को, मुझे स्कीम बताइएगा, ठीक है, फीमेल को जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गई हैं उनको सरकार के तरफ से 50,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जाएगा, मुझे उस स्कीम का नाम बताइएगा। ठीक है, एक और चीज़ बिहार सरकार के द्वारा जो आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, जिसमें जो अगर मेल लोन लेता है तो 10 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं, मेल फीमेल दोनों, लेकिन जिसमें से 5 लाख माफ़ होगा। जो फीमेल जो लोन ले रही है उनको जीरो मतलब उसमें 5 लाख तो माफ़ हो ही जाएगा, लेकिन उसमें जो बाकी का 5 लाख बचा वो 0% इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा, लेकिन जो मेल जो ले रहा है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो स्कीम है ये कौन सा स्कीम है, ये इसका भी नाम ज़रूर बताइएगा। ये 2 साल पहले बेसिकली लागू हुआ था, सुना होगा आप लोगों ने। ये दोनों स्कीम के बारे में मुझे बताइएगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जो सिविल सर्विस की मेंस मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, जो EBS कैटेगरी में आते हैं, तो उनको वित्तीय सहायता के दायरे में ये प्रोवाइड किया जाएगा। भर्ती, और यहाँ पे देख सकते हैं जो EBS, आप में से जो लोग EBS स्टूडेंट हैं, जो जो अदर टेस्ट के लिए जो अपीयर हो रहे हैं, जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, उनको भी एक टाइम के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा। वो कितना मिलेगा, 75,000 से 30,000। आप देख सकते हैं उनको ये सहायता मिलेगा। ठीक है, तो इतना से इतना उनको सहायता मिलेगा दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन सिविल सर्विस का जो तैयारी कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं इस ये जो लघु उद्यमी योजना जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसको लेकर के।
अब नोट करने वाली बात क्या है, देख सकते हैं बिहार गवर्नमेंट के द्वारा क्या रिलीज़ किया गया, सोशियो इकोनॉमिक डाटा रिलीज़ किया गया स्टेट असेंबली में, जिसमें कास्ट सर्वे रिपोर्ट, कास्ट सर्वे अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले डिस्कस किया था ना कि बिहार पहला राज्य है पूरे देश में जो कास्ट सेंसस किया है, जाति के आधार पर जनगणना किया है। चलिए एक और क्वेश्चन मुझे बताइए, ठीक है, दूसरा राज्य कौन सा बना है जो कास्ट सेंसस किया है, वो मुझे बताइए दूसरा राज्य, ठीक है, बिहार के बाद कौन सा राज्य, अभी रिसेंट में हम लोगों ने पढ़ा है 2-3 दिन पहले, जरूर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, आप मुझे बताइएगा बिहार के बाद दूसरा कौन सा राज्य बना है जो कास्ट सेंसस करने जा रहा है, ठीक है। अब जो कास्ट सर्वे रिपोर्ट हुआ था उसमें क्या बताया गया था कि यहाँ पे 94,33,312 फैमिलीज जो है, जो लगभग 34% जो है टोटल फैमिलीज का वो इकोनॉमी पुअर है। आप देख सकते हैं 34% जो फैमिली है, 34% फैमिली जो बिहार में है कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग वो क्या है, पुअर है। अगर हम पुअर फैमिलीज की बात करें तो उसमें 3.31 मिलियन फैमिली जो है वो EBS से कैटेगरी से बिलोंग करती है, 2.47 मिलियन जो है वो OBC से बिलोंग करती है, 2.34 जो है वो शेड्यूल कास्ट है, 1.08 जो जनरल कैटेगरी है और 2,01,000 जो है वो बेसिकली शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये पूरा आंकड़ा आपके सामने आ गया है, मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है, कास्ट सेंसस का रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दिया है, तो ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, कहीं पे भी कास्ट सेंसस को लेकर के बिहार से रिलेटेड कहीं पे भी आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़े आपको आंसर लेने को लिखने को लेकर के, कास्ट सेंसस को लेकर के, तो आप वहाँ पे ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। मज़ा आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बहुत डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट मैंने पॉइंट्स आपको इकट्ठा करके एक जगह, मैं बाइलिंगुअल में बहुत टफ होता है कोई भी स्लाइड्स बनाना, कोई भी PDF को क्रिएट करना, PPT बनाना, तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, सपोर्ट आप लोग कीजिए, वीडियो देखा करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्द से जल्द इसके सब्सक्राइबर को 1000 के क्रॉस कराइए, ठीक है। तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, इसको समझें, अपने जो लोग करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हो रहा है वो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से उनको हेल्प मिलेगा। अगर उन आपको लग रहा है कि आपको इससे हेल्प मिल रहा है तो डेफिनेटली इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें। अगला जो न्यूज़ है वो भी आपका बिहार से ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है गवर्नमेंट टू मेक बिहार लीडर इन स्टार्टअप सेक्टर, देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आज के डेट में बने हुए हैं। स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं समीर कुमार महासेठ, इनके द्वारा क्या बोला गया, गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है एक मिशन पर, कौन सा मिशन है कि बिहार को एक लीडर बनाना है, किस क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, ठीक है। तो बिहार को स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के मिशन पर कार्य कर रही है। कौन, राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के मुताबिक सरकार जो है बिहार सरकार बिहार को स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी बनाने को लेकर के काम कर रही है, ये आज के डेट में न्यूज़ में बना हुआ है। स्टार्टअप बिहार आप देख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर जी है श्री नीतीश कुमार, समीर कुमार महासेठ यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज है, ठीक है। इनके द्वारा ये बात, अब क्या क्या की पॉइंट्स है थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नोट करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है इनके द्वारा, जो समीर कुमार हैं उनके द्वारा क्या बोला जा रहा है, इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो बिहार स्टार्टअप अवार्ड्स है 2024 का इवेंट जो है अधिवेशन भवन में, ठीक है, नेशनल स्टार्टअप डे जब हुआ था उस समय ये अवार्ड दिया गया था, 16 जनवरी का बात है, रिसेंट का बात है। इसमें यहाँ पे बिहार जो है एक तरह से बढ़ रहा है, उभर के सामने आ रहा है एक तरह से स्टार्टअप सेक्टर के कैटेगरी में। इस इवेंट अवार्ड में क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया बहुत सारे स्टार्टअप को एक्टिव रूप में स्टेट में, बहुत सारे स्टार्टअप्स आपके स्टेट में हो रहे हैं। आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा हर कोई जो न्यू जनरेशन आ रहा है वो स्टार्टअप के तरफ बढ़ रहा है, वो अपना खुद का कुछ करना चाह रहा है, वो किसी भेड़ चाल में या फिर किसी के अंडर में काम करके नहीं रहना चाह रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिहार में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हुए हैं और उसी को लेकर के इस इवेंट में बात कही जा रही है कि 16 जनवरी को जो नेशनल स्टार्टअप डे था
नेशनल स्टार्टअप डे, उसके अवसर पर अधिवेशन भवन में बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 कार्यक्रम में मंत्री के अनुसार जैसे जैसे स्टार्टअप क्षेत्र बढ़ेगा बिहार भी बढ़ेगा। क्या कहा जा रहा है, स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ने की बात कही जा रही है। स्टार्टअप जितना ज़्यादा होगा बिहार में, उस हिसाब से बिहार का भी उन्नति होगा, बिहार भी बढ़ेगा जब स्टार्टअप सेक्टर आपका बढ़ेगा। तो कार्यक्रम में क्या बोला गया है, राज्य में सक्रिय कई स्टार्टअप्स को पुरस्कार प्रदान किए गए। बहुत सारे बिहार में स्टार्टअप्स हुए हैं जिसको लेकर के यहाँ पे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन लोग शामिल हैं। मिडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मिडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ये फर्स्ट रनअप रहा है। बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड ये सेकंड रनअप रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सारे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड बिहार राज्य में अभी रिसीव हुआ है नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में। कब इसको दिवस को सेलिब्रेट किया गया था, 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था। तो ये ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट रनर अप मतलब क्या हो गया, यानी दूसरा स्थान, दूसरा स्थान याद रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं वेद एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है इस श्रेणी में प्रथम रनर अप मतलब क्या हो गया, पहले आने से रह गए, यानी दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड ये दूसरे रनअप बने हैं, यानी ये तीसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। तो महिला नेतृत्व, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक वाहन और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न श्रेणियों में भी पुरस्कार दिए गए। देख सकते हैं हर सेक्टर्स में पुरस्कार दिया गया, चाहे वो ई कॉमर्स का सेक्टर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर हो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, आईटी सेक्टर हो, वुमेंस लीडरशिप हो, हर कैटेगरी में यहाँ पे अवार्ड यहाँ पे दिया गया है स्टार्टअप डे में। ठीक है, अब बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर क्या क्या उद्यमियों के लिए क्या क्या पॉलिसी है, तो यहाँ पे बोला गया है इंटरेस्ट फ्री सीड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। कब तक, अप टू 10 लाख तक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इंटरप्रेन्योर्स को। कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जो यहाँ पे उद्यमियों को 10 वर्ष के लिए, कितने वर्षों के लिए, 10 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपए तक की ब्याज जो दी जाएगी वो प्रारंभिक निधि प्रदान की जाएगी। आप देख सकते हैं ब्याज मुक्त प्रारंभिक निधि प्रदान की जाएगी। महिला द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप के लिए सीड फीडिंग के रूप में 5% अधिक राशि आवंटित की जाती है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अलग अलग श्रेणी में दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए 15% अधिक राशि को आवंटित किया गया है। देख सकते हैं 5% हायर अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा, जो बेसिकली जो स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, और 15% अधिक यहाँ पे स्टार्टअप दिया जा रहा है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को, जो बेसिकली डिफरेंटली एबल्ड है उनको। ठीक है, 3 लाख का यहाँ पे सहायता दिया जा रहा है जो बेसिकली एक्सेलरेशन प्रोग्राम में जो बेसिकली शामिल हो रहे हैं। ठीक है, त्वरण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को 3 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा अगर नहीं कर रहे तो। यदि पंजीकृत संस्थाओं और एंजल निवेशकों से निवेश प्राप्त होता है तो 50 लाख रुपए तक का मैचिंग लोन भी प्रदान किया जाता है। आप देख सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट, अगर कोई भी स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी से या एंजल इन्वेस्टर से, तो उनको लोन भी मिल सकता है सरकार की तरफ से, कितने तक का, 50 लाख रुपए तक का। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं बिहार के तरफ से स्टार्टअप क्षेत्र में ये सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो बिहार राज्य को स्टार्टअप बनाना है एस्पायरिंग लीडर के रूप में। अब नेशनल स्टार्टअप डे के बारे में बात कही गई है, तो ये हर साल जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 16 जनवरी को, इसको हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम इसको क्या कर सकें, इसको प्रमोट कर सकें, इसको बढ़ावा दे सकें, है ना। ये जो इनिशिएटिव है इसको 16 जनवरी 2016 से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कब से इसको स्टार्ट किया गया था, इसकी जो पहल हुई थी, इसकी पहल 16 जनवरी 2016 को नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप का समर्थन करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। इसमें सीड फंड योजना तथा क्रेडिट गारंटी योजना जैसी पहल शामिल है, स्टार्टअप की ओर सहायता यहाँ पे प्रदान करती है। 31 मई 2023 तक भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र के रूप में उभरा है। आप यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दे सकते हैं,
ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम के रूप में यहाँ पे भारत जो है वो उभर करके सामने आया है पूरे विश्व भर में। ठीक है, कब? 31 मई 2023 की बात कही जा रही है। और भारत का स्थान दूसरे नंबर पे आता है इनोवेशन क्वालिटी के क्षेत्र में। टॉप पोजीशन देखने को मिलेगा साइंटिफिक पब्लिकेशन की क्वालिटी में देखा जाए या यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी की अगर हम बात करें, चाहे मिडिल इनकम इकोनॉमी के बीच में देख सकते हैं। मध्यम आय अर्थव्यवस्थाओं के बीच में वैज्ञानिक प्रकाशनों को गुणवत्ता और अपने विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में शीर्ष स्थान के लिए नवाचार गुणवत्ता के साथ दूसरे स्थान पर भारत है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप नेशनल स्टार्टअप डे दिवस का, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। कहीं पे भी अगर पूछे तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। 16 जनवरी 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी स्टार्टअप को और बढ़ावा देने के लिए, समर्थन करने के लिए, और बेसिकली भारत जो है वो दूसरे स्थान में है। अगला जो न्यूज़ है ये राम मंदिर से रिलेटेड ही है कि प्लेसेस जो राम मंदिर से रिलेटेड, राम जी से रिलेटेड है, उनको डेवलप किया जाएगा टूरिस्ट स्पॉट के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो जो प्लेस जो राम लल्ला जी से कनेक्टेड हैं राज्य में, किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य की बात कही जा रही है, उसको डेवलप किया जाएगा इस लेवल पे ताकि वहाँ पे टूरिस्ट जो है वो टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पे बनाया जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विजिट हो उसको लेकर के। उन्होंने वॉच किया है कॉन्सिक्रेशन प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी जो है वर्चुअली इन्होंने देखा है रामराज टेम्पल में, ओरछा टाउन में, जो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभी निवाड़ी जिले के ओरछा कस्बे में रामराज मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह को वर्चुअल इन्होंने देखा है। ठीक है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। तो मुख्य बिंदु क्या है? राम मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह एक ऐतिहासिक घटना है। ऑब्वियस सी बात है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सभी लोगों को बहुत ध्यान में रखना है कि ये दिन कभी भूले ना, क्योंकि ये हमारे संस्था से रिलेटेड, हमारी आस्था से रिलेटेड, राम जी से रिलेटेड ये दिन था और उन्हीं को ये पूरा दिन जो है वो समर्पित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 144 करोड़ लोगों ने सरकार का साथ दिया था और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल यहाँ पे प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो कम्युनल हारमोनी यहाँ पे इनके द्वारा बेसिकली लोग जो हैं वो यहाँ पे स्टूड रहे थे सरकार के साथ जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उस टाइम पर। अब राम राजा टेम्पल की बात यहाँ पे कही है। राम राजा टेम्पल कहाँ पे? ओरछा में। ओरछा याद रहेगा, कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में। ये एक हिंदू का सेक्रेट पिलग्रिमेज है। आप देख सकते हैं आस्था का तीर्थ स्थल है और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, बड़े नंबर पे आते हैं रेगुलर बेसिस पे, और इसीलिए इसको ओरछा टेम्पल कहा गया है। देख सकते हैं पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है और यहाँ नियमित रूप से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इसे आमतौर पर ओरछा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जिन मूर्तियों को भव्य चतुर्भुज मंदिर में स्थापित किया जाना था उन्हें उस जमीन पर रखा गया था जहां अब यह मंदिर स्थित है। आप देख सकते हैं जिन मूर्तियों को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित किया जाना था उसे जमीन पर रखा गया था और जब यह मंदिर यहाँ पे स्थित है, लेकिन एक बार जमीन पर रखने के बाद मूर्तियाँ हिल नहीं पाती है, ये भी आप समझ सकते हैं। इसलिए वह स्थान पवित्र हो गया और एक मंदिर का निर्माण किया गया जहाँ मूर्तियाँ रखी गई। राम राजा मंदिर की वास्तुकला उत्कृष्ट है जो संगमरमर के प्रांगण और रंगीन द्वारों की से सुसज्जित है। तो वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी राम राजा टेम्पल जो है इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया सरन आर्किटेक्चर एडॉन से, मार्बल कोर्टयार्ड से, कोरल फुट वॉल से। आप देख सकते हैं ये ऐसा दिखता है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है तो ये सारे जो राम जी से रिलेटेड है, अयोध्या से रिलेटेड है, जो दूसरे राज्यों के द्वारा में क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं रामलला की मूर्तियों से रिलेटेड टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने को लेकर के, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए चलना। उत्तर प्रदेश यहाँ पे अप्रूव किया है 16,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए। ठीक है, तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका एम क्या है? इसका एम क्या है ताकि मल्टीपल एयरपोर्ट्स को ये क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। ये पूरे उत्तर प्रदेश के में बात कही जा रही है। तो एनसीआर रीजन में आप देख सकते हैं एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे इस कॉरिडोर के लिए तैयार किया गया है जो कि फाइनलाइज हो जाएगा कब? 2024 में।
आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो NCRTC इस कॉरिडोर के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जो मार्च 2024 में अंतिम रूप दिया जाने का उम्मीद है। कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी मिल गई है और उद्देश्य क्षेत्र में कई हवाई अड्डों को निर्बाध रूप से जोड़ने का काम ये करेगा। 16,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इसकी मंजूरी दी गई है। रैपिड रेल कॉरिडोर अभी रिसेंट में मेरठ तक रैपिड एक्स की उद्घाटन हुआ था। बेसिकली ग्रीन फ्लैग दिखाया गया था मोदी जी के द्वारा पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली कहाँ से, साहिबाबाद गाजियाबाद के पास पड़ता है, वहाँ से शुरू होकर मेरठ तक रैपिड एक्स, ठीक है, उसकी उद्घाटन हुई थी। आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा हो तो एक वो भी है। आगे देखें, और ये जो रैपिड रेल कॉरिडोर है, एक बार ये इनिशिएट हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट जो है एक तरह से कंप्लीशन टाइम इसको लगेगा कम से कम 4 साल लगेंगे इसको पूरे होने में। और ये 2 मेजर एयरपोर्ट जो है, जो दिल्ली का खास करके, इसको वो कनेक्ट करेगा। इसका एक्सपेक्टेड है कि ये अपकमिंग नोएडा एयरपोर्ट में जो आ रहा है उसको ये कवर करेगा, और ताकि जो पैसेंजर का ट्रैफिक है दिल्ली एयरपोर्ट का, उसको वहाँ पे कम हो सके। बहुत सारे लोग जो हैं, अभी फ़िलहाल मैक्सिमम लोग जो है वो IGI से ट्रैवल करते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है। अब नोएडा में बन रहा है एक जेवर एयरपोर्ट, अगर वो एयरपोर्ट बन जाता है तो अभी से बात है, वहाँ का जो ट्रैफिक है, वहाँ का जो क्राउड है, वो आपका डाइवर्ट होगा, शिफ्ट होगा नोएडा की तरफ। जो लोग नोएडा के हैं वो obvious सी बात है वो दिल्ली एयरपोर्ट क्यों जाएंगे, वो डायरेक्ट नोएडा एयरपोर्ट बेसिकली वहाँ से फ़्लाइट वगैरह लेंगे। तो वही बात कही जा रही है। तो जो नोएडा का एयरपोर्ट लिंक है उसको गाजियाबाद स्टेशन से कनेक्ट किया जाएगा, और इंटरचेंज पॉइंट रहेगा दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट। अभी मैंने बताया ना, दिल्ली मेरठ रैपिड एक्स साहिबाबाद वाला, वो यही। तो उसी से रिलेटेड यात्रियों के बाद दिल्ली मेरठ रेल के शुरुआती स्टेशन सराय काले खां के माध्यम से प्रगतित दिल्ली अलवर रैपिड रेल से जुड़ने का विकल्प भी रहेगा। दिल्ली अलवर रेल वर्ष 2025 के मध्य तक समाप्त होने की उम्मीद है। इसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एरोसिटी का स्टेशन शामिल होगा। देख सकते हैं, तो ये सब डेवलपमेंट की बात यहाँ कही जा रही है। नोएडा एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है ऑल्सो वर्क कर रही है इसको डेवलप करने में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हाई स्पीड बस कॉरिडोर को लेकर के। एक तरह से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी यहाँ पे किया जा रहा है दिल्ली और गुड़गांव के साथ में नोएडा एयरपोर्ट को, ठीक है। तो एक तरह से देख सकते हैं हर जगह कनेक्शंस का काम हो रहा है। नोएडा को पूरा दिल्ली गुड़गांव से कनेक्ट करने को लेकर के ये पूरा प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारा का सारा एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ताकि नोएडा के एयरपोर्ट को दिल्ली के एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जा सके। और वहाँ के क्राउड को, जब ये एक बार बन जाएगा, जब आपका नोएडा का एयरपोर्ट भी पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा, तो जब पूरी तरह से इसका बेसिकली उद्घाटन हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो क्राउड है नोएडा की, जो ईस्ट दिल्ली की, जो वो बेसिकली वो दिल्ली क्यों जाएगी फ़्लाइट के लिए, वो फ़्लाइट जेवर एयरपोर्ट से पकड़ेगी जो उनका पास पड़ेगा, ठीक है। उसी को लेकर के ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में की पॉइंट्स मैंने दे दिया, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। डेवलपमेंट से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी टॉपिक आएगा यूपी के डेवलपमेंट को लेकर के, या फिर दिल्ली में डेवलपमेंट को लेकर के सरकार के तरफ से, तो वहाँ पे ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ वहाँ पे भी इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 7वां नंबर देख सकते हैं, रिपब्लिक डे परेड की बात यहाँ पे कही जा रही है, झांकी की बात कही जा रही है। और उत्तराखंड का झांकी जो है वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, आपको देखने को मिलता है। हर राज्य की झांकी आपको परेड में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्यों न्यूज़ में क्यों है। सोचने वाली बात ये है कि उत्तराखंड का, यहाँ पे डेवलप्ड उत्तराखंड, समझ रहे हैं, यहाँ पे किस किस थीम के साथ ये बेसिकली अपना झांकी निकालेगा, डेवलप्ड उत्तराखंड, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विकसित उत्तराखंड के थीम को यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। यह निर्णय राज्य की झांकी मानस खंड की सफलता के बाद लिया गया है, जिसने वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो डिसीजन क्यों लिया गया, ताकि 2023 में पहला प्राइज मिला था आपको उत्तराखंड के झांकी को। उस झांकी के बाद स्टेट ने मानस खंड
झांकी के रूप में इसको डिसाइड किया है। रिपब्लिक डे परेड 2024 में डेवलप्ड उत्तराखंड के थीम के साथ ये उतरेगी और अपने झांकी को प्रस्तुत करेगी। क्या और क्या क्या बात कही जा रही है कि ऑफिशियल्स का कहना है, अधिकारियों का कहना है कि जो पहला सेक्शन होगा झांकी का, उसको उसमें कुमाऊनी वुमेन जो होंगी वो ड्रेस करेंगी ट्रेडिशनल, जो उनका कल्चरल ड्रेस है, और वहाँ पे वार्म वेलकम उनके द्वारा किया जाएगा। ये जो झांकी है ये कल्टीवेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप्स को दर्शाएगा, जैसे मड़ुआ हो गया, झंगोरा हो गया, रामदाना हो गया, कौनी हो गया, ये सारी चीज़ें उस झांकी में देखने को मिलेगी। स्टेट बर्ड भी देखने को मिलेगा। स्टेट बर्ड क्या है? मोनल है। उत्तराखंड का स्टेट बर्ड कौन है? मोनल है, ये ध्यान रखिएगा। और सेंट्रल पार्ट जो होगा झांकी का, उसमें होम स्टे, किस तरह से लोग वहाँ पे रहते हैं उसको वहाँ पे दर्शाया जाएगा। और जो कंक्लूडिंग सेगमेंट होगा झांकी का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होगा, और उसमें क्या है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे ऑल वेदर रोड ऑफ चार धाम रूट के बारे में दिखाया जाएगा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के बारे में दर्शाया जाएगा, रोपवे सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, इन्हेंस्ड रोड कनेक्टिविटी जो माना में बनाई गई है उसको ये दर्शाएगा। तो इसीलिए ये बेसिकली ये न्यूज़ में बना हुआ है। विकसित उत्तराखंड के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में ये झांकी जो है वो उतरेगी, और इसीलिए ये आज के डेट में न्यूज़ में बना हुआ है उत्तराखंड वाली झांकी। ध्यान रहेगा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना दिखाएगा, रोपवे सिस्टम माना के लिए बढ़ी हुई सड़क कनेक्टिविटी के बारे में ये दर्शाएगा ये झांकी। ठीक है। अब यहाँ पे झंगोरा के बारे में बात किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से क्रॉप्स के बारे में बताया गया। एक मड़ुआ हो गया, झंगोरा हो गया, रामतना हो गया, कौनी हो गया। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये हो गया झंगोना, इस तरह से ये झंगोना दिखता है। ठीक, ये किसानों जो उत्तरकाशी वैली में रहते हैं, ये सबसे पुराना अनाज के रूप में जाना जाता है, जो 3000 साल पुराना है। क्या नाम है? झंगोरा, याद रहेगा। इसको बेसिकली श्यामा भी कहा जाता है बंगाली में, मोरैयो कहा जाता है गुजराती में, हिंदी में इसको सानवा राइस कहते हैं, उदालू कन्नडम में कहते हैं, तेलुगु में भी वही कहते हैं, कुथिराई वली तमिल में भी इसको यही कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये झंगोरा के बारे में यहाँ पे बताया गया। ये बेसिकली एक चावल है जो 3000 साल पहले से मतलब यूज़ किया जा रहा है, तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। हर भाषा में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगला है रामदाना। रामदाना भी हाथ से इसको कलेक्ट किया जाता है। ये हिमालयन वैली में इसको ये बेसिकली देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये बेसिकली उगता है। 1000 से 3000 मीटर जो हिमालयन रीजन है, जो कश्मीर और कनेक्ट हो रहा है जो हिस्सा, वहाँ पे ये बेसिकली पाया जाता है। ये बहुत ही पूरी तरह से प्रोटीन इसमें होता है। 9 तरह के इसमें अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और 14% प्रोटीन इसमें प्राप्त होता है। इसको अमरनाथ भी कहा जाता है, चाओ भी कहा जाता है, चौलाई भी कहा जाता है, पुंजीकरी भी कहा जाता है। इसीलिए ये बेसिकली रामदाना जो है बहुत आज के डेट में न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है। अगला है मोनल। मोनल जो है वो स्टेट बर्ड है। वो हिमालयन मोनल जो है इसको इम्पेयन मोनल के नाम से भी जाना जाता है, इम्पेयन पीजेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक बर्ड है पीजेंट फैमिली का, फिजानिटी। ये स्टेट बर्ड कहलाता है। ये उत्तराखंड का क्या है? राज्य पक्षी है, और इसे 2018 में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के रूप में चुना गया था। आप देख सकते हैं 38 नेशनल गेम्स के रूप में ये बेसिकली इसको मैस्कॉट सेलेक्ट किया गया था 2018 में। हिमालयन मोनल जो है वो एक शेड्यूल 1 कैटेगरी में आती है, बट जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत 1972 में इसको रखा गया है, और इसको लीस्ट कंसर्न बाय द IUCN के द्वारा बताया गया। मतलब ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, ये IUCN के द्वारा बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
छत्तीसगढ़ की भी जो झांकी है वो भी बहुत न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों न्यूज़ में बना हुआ है? क्योंकि छत्तीसगढ़ बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार झांकी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल थिएटर जो दिल्ली है वहाँ पे 22 जनवरी को इसको यहाँ पे दर्शाया गया था। तो अब रिपब्लिक डे में भी इसको यहाँ पे दर्शाया जाएगा। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड से पहले 22 जनवरी को नई दिल्ली के नेशनल थिएटर में छत्तीसगढ़ की बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार की झांकी को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेज किया जा रहा है, शोकेस किया जा रहा है किसको? ट्राइबल सोसाइटी के जो डेमोक्रेटिक चीज़ें हैं, जो उनकी प्रिमिटिव चीज़ें हैं, उन जो काफ़ी टाइम से चली हुई आ रही है, उस चीज़ को यहाँ पे प्रशंसित किया जा रहा है, उसका सराहना किया जा रहा है। आदिवासी समाज की लोकतांत्रिक चेतना को प्रदर्शित करने के लिए झांकी की सराहना की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने झांकी बनाने वाली टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह विषय आदिवासी समाज के लिए महत्वपूर्ण है और यह विश्व को उनकी लोकतांत्रिक परंपराओं से परिचित कराएगा। समझ सकते हैं आप, ये झांकी में उनकी चीज़ों को, ट्राइबल सोसाइटी की चीज़ों को दिखा रहे हैं। तो एक तरह से पूरे वर्ल्ड वाइड लोग जानेंगे इसके बारे में और इसके बारे में पढ़ेंगे। बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार झांकी जो है वो इसका हिस्सा होगी रिपब्लिक डे परेड का, न्यू दिल्ली जो कर्तव्य पथ पर होगा। इसमें ये दिखाया गया मुरिया दरबार लिमाऊ राजा एक जो हिस्सा है बस्तर दशहरा ट्रेडिशन के जगदलपुर के, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें टेराकोटा शिल्प जो है लोगों की शक्ति का प्रतीक दिखाया जाएगा। बस्तर में सांस्कृतिक विकास को प्रदर्शित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के एक जिले बस्तर में सामुदायिक निर्णय लेने की 600 वर्ष पुरानी आदिवासी परंपरा को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये इसीलिए आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट में बना हुआ है। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, यही रीज़न है कि आज के डेट में न्यूज़ में बना हुआ है। मुरिया दरबार क्या है? ये देखिए, ये जो है ये बस्तर में इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 8 मार्च 1876 में हुई थी, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो सिरोचा के हैं मेक जॉर्ज इसको एड्रेस किए थे, मांझी चौकिस को संबोधित किए थे। तो बाद में लोगों की सुविधा के अनुसार इसे बस्तर दशहरा का अभिन्न अंग बना दिया गया, जो परंपरा के अनुसार 145 वर्ष तक जारी रहा। ठीक है, बस्तर। दूसरा है लिमाऊ राजा। यह प्राकृतिक पत्थर का सिंहासन है जो बस्तर के लोकतांत्रिक जड़ों का प्रतीक है और बड़े डोंगर गादीराव डोंगरी के भीतर स्थित है। प्राचीन समय में जब इस क्षेत्र में शासक का अभाव था तो समुदाय महत्वपूर्ण मामलों में विचार विमर्श करने के लिए इस पत्थर को सिंहासन के आसपास इकट्ठा होते थे। देख सकते हैं, विचार विमर्श करने के लिए इस पत्थर को सिंहासन के पास इकट्ठा किया जाता था। ये रीति रिवाज था, समुदाय का परंपरा था। तो लिमाऊ राजा याद रखिएगा। एक अनुसंधान की शुरुआत हुई जहाँ प्रतीकात्मक सिंहासन के रूप में रखा गया इसको, और नींबू निर्णय लेने के लिए केंद्र बिंदु बन गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फोकल पॉइंट ये बन गया डिसीजन मेकिंग करने के लेकर के। तो लिमाऊ राजा याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, मुरिया दरबार छत्तीसगढ़। तो ये था पूरा आज का न्यूज़ एनालिसिस, पूरा डिटेल में सारे पॉइंट बाय पॉइंट मैंने हर एक न्यूज़ को आपके सामने रखा। आंसर राइटिंग के पर्पज़ से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह से जिस तरह से मैंने पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है दोनों भाषाओं में, आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे, कुछ लोग हिंदी मीडियम के होंगे, तो आप दोनों के लिए ये मैंने नोट्स बनाया है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो, आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, इसको नोट कर सकें, और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े इन पॉइंट्सों का, इन टॉपिकों का आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं और अपने आंसर को और भी अच्छा बना सकते हैं। आई थिंक वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा, ताकि बाकी लोग के पास ये वीडियो जाए, इस वीडियो को देखें, उन वीडियो को समझ, ये वीडियो अगर उन्हें भी समझ में आए तो ये डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे,
ताकि रेगुलर बेसिस पे वो भी सारे करंट अफेयर की क्लासेस को कर सकें। सब्सक्राइब आप में से जितने लोगों ने नहीं किया है ज़रूर कर इसको कर लीजिए। रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास 10 बजे मैं लेकर के आ रहा हूँ, उस करंट अफेयर की क्लास को ज़रूर करें। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दें। और कहीं पे भी कोई भी चीज़ की लग रही हो, फीडबैक अगर कुछ देना हो तो आप मुझे यहाँ पे फीडबैक मेल के थ्रू आप मुझे दे सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में मेरा मेल आईडी आपके सामने लिखा हुआ है। इस मेल आईडी पे अगर कुछ फीडबैक देना हो या कुछ सजेशन देना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे पीडीएफ्स वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेरा एफबी पेज है, इंस्टाग्राम पेज है @PSC Journey 4, उसको गो थ्रू कीजिए। वहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ पोस्ट होते हैं, उस वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन पता चलता हुआ चलेगा। तो डेली बेसिस पे जो फोकस तरीके से आप पढ़िए, पीसीएस एग्ज़ाम बहुत आसान लगने लगेगा क्वालिफाई करना। आज के डेट में पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में। मैंने मॉर्निंग वाले क्लास में रामलला जी के बारे में बहुत आपको 2-3 पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे आपको मैंने हर एक चीज़ के बारे में बताया है, कहाँ कहाँ बंद हुआ है, किस किस दूसरे राज्यों में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अपकमिंग एग्ज़ाम में डेफिनेटली इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि आपके मार्क्स और अच्छे वहाँ पे उस क्वेश्चन के आपको मिले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ भी अगर पूछना हो तो ज़रूर फीडबैक्स दीजिए मुझे, मेल पे दीजिए, टेलीग्राम पे दीजिए। डेफिनेटली उस फीडबैक पे वर्क ऑन किया जाएगा। और इस वीडियो को अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी इम्प्रूवमेंट मेरे तरफ से किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।